फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीज़न देना है अपने आंसर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसने, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से क्या सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? देखिए हमारे पास ये सिंगल पॉइंट है, तो क्या इससे एक लाइन पास होती है? नहीं, इससे हम इनफाइनाइट लाइन पास आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए आप कितने भी लाइन पास कर दीजिए, यहाँ से बहुत सारी लाइन पास आउट हो जाएगी। तो ये हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब दो अलग अलग पॉइंट है, एक ये और एक ये। तो क्या ये कह रहा है कि इन दोनों से क्या इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है? तो कितनी लाइन पास हो सकती है? सिर्फ एक। तो क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स होगा। थ्रू अ टू पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास आउट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये लाइन है, क्या इनको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, बढ़ा सकते हैं। इधर से और बढ़ा दो, इधर से और। तो ये क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा ट्रू। तो दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ़ टू लाइन आर इक्वल देन देयर सॉरी, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल। अगर दो सर्कल आपस में इक्वल है तो क्या उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो ये होगा हमारा ट्रू। टू सर्कल ऑफ इक्वल एरिया, अगर दो सर्कल का एरिया क्या हो आपस में इक्वल होगा तो उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी। कैसे? तो देखिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दो सर्कल मान लेते हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसकी रेडियस मान ले r1 और इसकी मान लीजिए आप r2। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस है, क्योंकि इनके दोनों के एरिया सेम है तो ये इक्वल में रख देंगे, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा? r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर रह जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, तो क्या होगा? r1 इक्वल टू r2 आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कि इन द फिगर, ये जो आपको आगे तीन फिगर दे रखे, ए बी इक्वल टू है पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू है एक्स वाई। तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? तो कहने का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन भी इसके इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल होगी? तो हाँ, ये इसके इक्वल होगी। तो आंसर होगा ट्रू। फ्रॉम द एक्सिम दैट इफ़ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू अ थर्ड थिंग्स देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगर कोई भी दो चीज़, जैसे कि ये ए है और ये बी है, अगर ये ए सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी भी आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म दे रखी है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या यहाँ पे कुछ अदर टर्म भी इनको डिफाइन करने के लिए ज़रूरत होगी इनकी? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। आप इसे किस तरह परिभाषित करेंगे? तो पहला क्वेश्चन है हमारा पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या चीज़ होती है, तो ये समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस के लिए लिखा है, टू straight line which have no point in common are said to be parallel to each other। एक तो ये डेफिनेशन होगी, पॉइंट दैट एंड स्ट्रेट लाइन विल हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एज डिफाइंड इन इक्लूड्स टेक्स्ट आर। इक्लूड ने पॉइंट और लाइंस को प्रूव कर दिया है। पॉइंट तो हमने, अगर हम किसी निप को बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स को अगर एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में लेके जाए और इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है? तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? जिसका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन जब इसका आप पीछे बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक पॉइंट ये मिलेगा आपको, जो कि क्या होगा?
आपका कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। और भी मैं आपको समझा देता हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या चीज़ होती है। दो लाइन पैरेलल कहलाएगी कब, जब ये ना तो इसको आगे बढ़ाने पर नहीं पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कट करे। इनकी बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ऐसे तिरछी डिस्टेंस ये गलत हो जाएगी, ये डिस्टेंस नहीं लेते हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा किसी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। इस पॉइंट पे जितनी है उतनी की उतनी भी इस पॉइंट पे भी रहनी चाहिए, यानी हर पॉइंट पे इनकी बीच की डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, तब ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? द परपेंडिकुलर लाइंस इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न बाय 90 डिग्री the two lines become perpendicular to each other. Parallel lines has been defined before rotation through 90 degree. Further define rotation may be assumed as an institution, therefore can not be used. देखो कैसे करना है इसको, क्या बता रहा है ये। अगर कोई भी दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन क्या हो, अगर इसके ऊपर 90 डिग्री से यहाँ कॉमन पॉइंट इनका मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। तो इनके बीच में अगर दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर का एंगल बन रहा है और ये कॉमन पॉइंट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट थर्ड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो इसने क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट विच टू एंड पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन एंड पॉइंट हैव बीन डिफाइंड। आपको पहले ये डिफाइन कर चुके लाइन और क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दो पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल द लाइन सेगमेंट विच वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कि एक ऐसी लाइन जिसका क्या हो, जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मान लेते ये, इसका एक पॉइंट तो क्या हो, सेंटर पे हो, और दूसरा जो पॉइंट हो वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इनका इस लाइन को टच करना चाहिए। इस लाइन पे यहाँ पे होना चाहिए एक पॉइंट, यहाँ पे होना चाहिए सेंटर पे। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोला जाएगा रेडियस। इसको क्या बोला जाएगा, रेडियस। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटर विच ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल इज ऑल एंगल राइट एंगल इज अ स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी चार साइड होती है और वो एक क्लोज शेप होता है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी क्या हो, चार साइड हो। तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर ले रहे थे जिसकी चार साइड है, तो ये साइड आपस में सारी सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, सबके बीच में 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। कितना होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल, तब ये क्या होगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट दे रखी है, इसको आपको देखना है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। आपको दो ऐसे पॉइंट लेने, ए बी, इनको मिलाने वाली जो अलग लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है आपका, मतलब सी है, जो एक थर्ड पॉइंट है जो क्या ए और बी के बीच में। मिड पॉइंट की जरूरत नहीं, सिर्फ ए और बी के बीच में। जैसे ए और बी ये दो पॉइंट है, ए और बी, तो सी भी इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उससे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कह रही है। इन बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म विच अपील्स टू आवर ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या होगा कि ये एक अनडिफाइंड टर्म है, कौन सी, ए और बी को मिलाने वाली। इसने पूरी कंप्लीट हमको यहाँ पे नहीं दिया है कि कंडीशन क्या होगी। देयर पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, they do not contradict each other. Both of these postulates do not follow the Euclid's postulate, however they follow from the axiom given below। मतलब ये जो हमें यहाँ पे दो पॉइंट दिए, इसको इन्होंने अच्छे से वेल डिफाइन नहीं किया है, तो हम कहेंगे ये जो पोस्टुलेट है ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती है।
तो उसको हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को देखना होगा किस टाइप से इसने बताया है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। लेट ए एंड बी स्ट्रेट लाइन, दो लाइन है ए और बी, इस टाइप से लाइन बना दी एक, तो ये स्ट्रेट लाइन है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंपोजिंग लाइन दिस। तो एक लाइन बनाने के लिए यहाँ पे इस लाइन के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर बने होंगे। जैसे कोई भी लाइन बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही क्या होती है, एक लाइन बनती है। तो मतलब ए और बी के बीच में बहुत इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो क्या होगा, चूज एनी एक्सेप्ट द टू एंड ऑफ ए एंड बी, ये दो एंड ए और बी, इसको चूज कर लिया है। दिस पॉइंट लीज बिटवीन ए एंड बी, और आप यहाँ पे बीच में कोई भी पॉइंट चूज कर ले और ये पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, ए और बी के बीच में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सी ए और बी के बीच में हो सकता है। क्यों, इस ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट हो, क्योंकि लाइन पूरी क्या होती है, एक एक पॉइंट से ही मिलके बनती है। इफ़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन, ऐसे पॉइंट आपको बताने हैं जो क्या हो, सेम लाइन के ऊपर ना हो। इसको कैसे करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इफ़ देयर आर ओनली 2 पॉइंट दे कैन ऑलवेज बी कॉन्टेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमारे पास केवल कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट। जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ये, और दूसरा पॉइंट ले लिया ये, तो इनको मिलाने वाली लाइन हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से तो हमेशा बन सकती है, लेकिन ये कह रहा है अगर 3 पॉइंट ले ले, देयर फोर देयर हैव द टू बी लीस्ट 3.41 ऑफ देम नॉट टू फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो तीसरा पॉइंट जरूरी नहीं है इसके ऊपर ही हो। देखिए, पॉइंट ऐसे भी तो बन सकता है, एक ऐसे और एक पॉइंट ऐसे, तो इनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर तो ये तीसरा पॉइंट आएगा नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो, इस पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कम, ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पॉइंट इसके ऊपर होगा। तो किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि इफ़ अ पॉइंट सी लीज बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ये इसने लाइन दी है, इस लाइन के ऊपर इसने बता दिया है कि सी है जो इनके बीच में एक पॉइंट है जहाँ से ए सी और बी सी इक्वल है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग द फिगर। इस फिगर को बना के आपको इसको एक्सप्लेन करना। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए सी इक्वल टू सी बी, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत साइड क्या करेंगे, ए सी को ऐड कर दिया। देखिए, इधर भी ए सी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ए सी ऐड कर दिया, दोनों तरफ ए सी ऐड कर दिया है। तो क्या होगा, ए सी प्लस ए सी क्या होगा, 2 ए सी होगा। और देखिए, ए सी प्लस बी सी, इन दो टुकड़ों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ए बी बन जाएगा। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो हमारा ए सी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। ए सी हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। हमको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन द क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए, जो पीछे हमारा बना हुआ था लाइन सेगमेंट, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था और यहाँ पे पॉइंट क्या था, सी। तो इसने बताया था कि ए सी और ए सी भी बराबर है, यानी ये जो सी है इसका मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी लाइन के पास केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या किया है, लेट्स देयर बी 2 सच पॉइंट सी एंड डी। आप ऐसे मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है सी और डी, देम फ्रॉम द एवो द थ्योरम ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए बी, देन ए डी भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए डी। तो दोनों का हाफ और हाफ क्या होगा, एक ही पॉइंट पे आएगा, अलग अलग पॉइंट पे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये डी और सी कोई अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है। बट दिस इज़ द पॉसिबल ओनली इफ़ डी कोइंसाइड विथ सी। मतलब ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि ए सी हाफ ऑफ ए बी हो और क्या हो, ए डी भी हाफ ऑफ ए बी हो। ये कब पॉसिबल हो सकता है, एक ही कंडीशन पे, जब सी और डी दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट के ऊपर लगे हो, तभी जाके हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, किसके, हाफ ऑफ ए बी के। तो देयरफॉर सी इज यूनिक मिड पॉइंट ऑफ लाइन। ये क्या होगा, यूनिक मिड पॉइंट होगा लाइन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर, ये आपके सामने जो फिगर दे रखा है, इफ़ ए बी इक्वल टू बी डी, ए बी और
बी डी इक्वल दे रखा है, ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, आपको ये प्रूव करना है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड ये जो ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी, कैसे, क्योंकि बी डी के दो टुकड़े क्या होंगे, ए सी जो है, ए सी किससे किससे मिलके बनी है, देखिए ए सी ए बी से मिलके बनी है, उसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है, बी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा क्या बनता है, ए सी बनता है। ऐसे कैसे, बी डी किससे मिलके बना है, बी डी भी हमारा मिलके बना है बी सी प्लस ए डी से, ओके, ये दोनों इससे मिलके बने। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सामने ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए सी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू, कहाँ से, इन दो इक्वेशन से। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बी सी और बी सी, यहाँ पे हमने इसको इक्वल लिख दिया, तो बी सी और बी सी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू सी डी हमारे बच जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, वाई इज एक्सिम 5 इन द लिस्ट ऑफ Euclid's एक्सिम कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब इसको जो एक्सिम जो 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ इसको क्यों माना गया है। तो क्वेश्चन हम ये जो एक्सिम 5 है उसको देखिए, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, किसी भी छोटे से पार्ट का अगर आप होल लोगे वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा। जैसे इतना सा पार्ट लिया है, इसका पूरे का ये छोटा हिस्सा होता है, तो होल हमेशा बड़ा होगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये बात पक्की है, किसी भी चीज़ का टुकड़ा उससे हमेशा छोटा ही होगा। जैसे अर्थ का एक छोटा टुकड़ा मून है, तो मून हमेशा अर्थ से छोटा होगा, अर्थ से बड़ा नहीं होगा। अर्थ क्या है, सन का एक टुकड़ा है, तो क्या होगा, अर्थ छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज पार्ट इन इज इंक्लूड इन द होल एंड देयर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द होल इन मैग्नीट्यूड। ये जो छोटा सा हिस्सा है ये क्या होता है, इसके अंदर ही इंक्लूड रहता है, इसलिए इसका छोटा होगा हिस्सा होगा और ये इसके अंदर ही इंक्लूड रहेगा।